चलिए शुरू करते हैं आज आपके लिए तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, जिसे हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ेंगे। इसमें जो पढ़ने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट ये बात है कि मैं इसे पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा, और अगर याद हो जाए तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताने का। सबसे पहली बात तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट गैस को ही नोबल गैस बोला जाता है। तो उत्कृष्ट गैस को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? तो वर्ग 18 में रखा गया है। किस में रखा गया है? वर्ग 18 में रखा गया है। गैस को, नोबल गैस को तो वर्ग 18 में, ग्रुप 18 में रखेंगे, है ना? ऐसे याद रखिएगा। और अगर मान लीजिए पूछ दे कि यह है क्या, तो याद रखिएगा उत्कृष्ट कहा जाता है। उस उत्कृष्ट गैस को हम निष्क्रिय गैस भी कहेंगे। अगर मान लीजिए उदाहरण पूछते हैं आपसे कि भाई उदाहरण बताइए, तो हम उदाहरण बताएंगे। उदाहरण में हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सब जो है निष्क्रिय गैस का उदाहरण है। और ये उत्कृष्ट गैस का, जो उत्कृष्ट गैस है उसका दूसरा नाम अगर दे दे तो हम बता देंगे निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नोबल गैस। या उत्कृष्ट गैस हो या निष्क्रिय गैस हो। अगर उस उदाहरण पूछ दे, किसके उदाहरण बताइए, तो हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, ठीक है, ये सब बता देना है। तो उत्कृष्ट गैस हो या निष्क्रिय गैस, कितने वर्ग में आते हैं? 18 वर्ग में आते हैं। 18। अगर अब बात करें हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन परिवार की इलेक्ट्रॉन बंधुता घटाने का क्रम क्या है? तो हाइड्रोजन परिवार की इलेक्ट्रॉन जो बंधुता है उसके क्रम को बताइए, घटाने का क्रम क्या है ये पूछ रहा आपसे। तो घटाने का क्रम बता सकते हैं तो हम बताएंगे, एफ बताएंगे, सीएल बता देंगे और बीआर और आई बता देंगे। एफ से क्या हुआ बता सकते हैं? तो एफ से हम बता देंगे फ्लोरीन, याद रखिएगा। और ये जो लकीर आप देख रहे हैं तो ग्रेटर देन बोलिए, तो फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन, सीएल क्लोरीन, और ग्रेटर देन क्या होगा? ग्रेटर देन ब्रोमीन, और ग्रेटर देन आई से आयोडीन, ऐसे याद रखिएगा। तो हाइड्रोजन परिवार की इलेक्ट्रॉनिक बंधुता घटते क्रम में अगर पूछे, घटने के क्रम में, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बात करेंगे और भी जानकारी लेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु हम बताएंगे एस्टेटीन बता देंगे। क्या बताएंगे? एस्टेटीन बता देंगे। स्टार्टीन भी बोल सकते हैं, स्टार्टीन भी बोल सकते हैं, टीन है। तो पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु भाई स्टार्टीन बता देंगे। और यह एक पता है रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन है। कौन? यही स्टार्टीन। ये प्राकृतिक रूप से बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। नेचुरल रूप से अगर देखा जाए तो बहुत कम पाया जाएगा इस पृथ्वी पर। और भी सवाल की बात करें तो देखिए आवर्त सारणी के किस वर्ग में सर्वाधिक गैस तत्व हैं? तो हम जानते हैं कि आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूछे तो शून्य वर्ग जो होता है ना, उसमें सबसे ज्यादा जो है सर्वाधिक गैस आपको पाया जाएगा। अब देखिए पॉइंट देख लीजिए कि जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोश मतलब बाहरी शेल जो होते हैं में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है, तो बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए तो मुक्त ऊर्जा जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाएगी। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणात्मक होता है कि धनात्मक? प्लीज कमेंट करिएगा, इसमें एक्स्ट्रा जानकारी जरूरी है क्योंकि सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो ऑसीमियम है, ऑसीमियम बोलिएगा। तो सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व मोस्ट डेंसिटी एलिमेंट बोल दीजिए या डेंसिटी वाला तत्व बोलिए, ऑस्मियम बोल देंगे, ठीक है? क्या बोलिएगा? ऑस्मियम। अगर मैं बात करूं इसका घनत्व की बात करें, अगर घनत्व पूछ रहा है तो घनत्व कितना है जो कि सर्वाधिक है भाई? तो हम बताएंगे 22.6 GCm क्यू है, ठीक है? तो 22.6 GCm3। अगर मैं बात करूं आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान जो है न होने का क्या कारण है? अगर मान लीजिए आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का अगर कोई पूछे कि कोई निश्चित स्थान क्यों नहीं है, क्या कारण है, तो हम बताएंगे हाइड्रोजन का क्षार जो है धातु और हाइड्रोजन दोनों से समानता रखना, मतलब धातु में भी और हाइड्रोजन दोनों में समानता रखता है, तो इसलिए इसका निश्चित स्थान नहीं है, ये हम जान गए। तो और भी जानकारी अगर चाहिए तो देखिए, क्योंकि हाइड्रोजन में क्षार धातु और हाइड्रोजन दोनों में समानता पाई जाती है, इसलिए ये निश्चित स्थान नहीं रख पाती है और इसलिए इसे कभी कभी समूह 1 और कभी कभी समूह मतलब वर्ग 17 दोनों में रखा जाता है। तो हाइड्रोजन जो है वर्ग 17 में भी मिलेगा और वर्ग 1 में भी मिलेगा, तो ये ध्यान रखना होगा आपको। और भी जानकारी अगर लें तो सुनिए,
तत्वों का कौन सा समूह है जो रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है? तो रेडियो समूह मतलब कौन सा ऐसा ग्रुप है तत्वों का जिसमें रेडियो सक्रिय समूह आपको मिलेगा? तो हम बताएंगे वो है, क्या बताइएगा, एक्टिनाइडस। क्या बोलिएगा? एक्टिनाइडस समूह है, एक्टिनाइडस समूह कहा जाता है। क्लियर हो गए? और इसमें पता है यूरेनियम, थोरियम, नेप्टूनियम नेप्ट्यूनियम जैसे तत्व आपको शामिल मिलेंगे। किसमें? इसी वर्ग ग्रुप में। क्योंकि तत्व का कौन सा समूह पूछा है तो एक्टिनाइड नाइडस बोलिए, एक्टिनाइड समूह बोल दीजिए, उसमें रेडियो सक्रिय समूह कहलाया। चलिए और है जो कि खत्म करते हैं। किस ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? तो पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। तो धातु, अधातु और उपधातु सभी वर्ग के तत्व कहाँ पाए जाएंगे? पी ब्लॉक में। और याद रखिएगा पी ब्लॉक में बांटा गया है, इसी तरह आगे भी बांटा जाता है। तो हमारा धातु, अधातु, उपधातु जो है ना पी ब्लॉक में आता है, जिसमें पी ब्लॉक में अगर पूछे समूह में पूछते तो बताना है 13 से 18 समूह के तत्व में शामिल किया गया है। ठीक है। और अगर मान लीजिए इसी में अगर बात कर लें कि कौन कौन सा एग्जाम्पल में पूछे, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ये सब जो है धातु, उपधातु, अधातु सब मिक्सअप है। तो 13 से 18 समूह वाले तत्व में आपको मिलेगा। कौन सा? धातु के बारे में, अधातु के बारे में, उपधातु के बारे में, मतलब जो धातु का उदाहरण है, उपधातु का उदाहरण है, ये सब का मिलेगा। तो 13 से 18 वर्ग में मिलेंगे। और अगर एग्जाम्पल पूछते तो बताना है कि मान लीजिए एग्जाम्पल में जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, तो इसी तरह होंगे। तो 13 से 18 में हमारा धातु, उपधातु, अधातु ऐसे बोलिएगा, जो कि पी ब्लॉक में बांटा गया है। अगर मान लीजिए इसी में पूछे आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है, तो आंतरिक मतलब अंदर वाली बात हो रही है, इनर। ठीक है। तो आंतरिक संक्रमण तत्व अगर पूछे एलिमेंट बताइए, तो हम बताएंगे, क्या बता दीजिएगा? तो लेथिन नाइट्स बता देंगे। तो लेथिन नाइट्स बोल दीजिए या लेथिन नाइट बोल दीजिए, एक ही है। एक्टिनाइड बोल दीजिए या एक्टिनाइट्स बोल दीजिए, एक ही है। इसी श्रेणी के तत्व में होते हैं। तो आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है? तो आंतरिक संक्रमण तत्व में लेंथेनाइट और एक्टिनाइट श्रेणी के तत्व हैं। आंतरिक संक्रमण के अगर एग्जाम्पल पूछते तो, और ये सब जो होते हैं एफ ब्लॉक में रखे जाते हैं। ये जो आपको देखा जाए तो ये सब एफ ब्लॉक में है। ठीक है। जैसे में रेडियो एक्टिव, ये सब एफ ब्लॉक के एग्जाम्पल में रखे जाएंगे। क्लियर हो गए? जैसे हम पी ब्लॉक में धातु, अधातु, उपधातु रखे। और भी जानकारी अगर लेना है तो सुनिए। आधुनिक आवर्त सारणी में जो है तत्वों को किस प्रकार जो है व्यवस्थित किया गया है? तो बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में रखा गया है। मतलब बढ़ते हुए, समझ गए? बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में रखा गया है, जो कि हम ऊपर पढ़े थे। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं, है ना? बढ़ रहा है ना, इंक्रीजिंग में आएगा। अगर मैं बात करूं आवर्त सारणी का, जैसे ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर स्तंभ को कहते हैं वर्ग, वर्ग कहेंगे। तो देखिए ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल रूप से होता है। अब बात करते हैं हम लोग कि तत्वों से संबंधित प्रमुख तत्व, जो कि पूछता है कि आवर्त सारणी में कुल ज्ञात किया हुआ तत्व कितना है, बता सकते हैं? तो हम बताएंगे 18। 18 बता दे रहे हैं। तो पता है क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में कुल जो तत्व हैं वो 118 हैं। यही सवाल है। ठीक है। तो यहाँ पे कुल ज्ञात तत्व पूछ दिया है, तो 118 बता देना है। अगर मान लीजिए पूछे प्राकृतिक से प्राप्त तत्व, तो प्राकृतिक रूप से जो प्राप्त किया गया है तत्व वो कितने हैं? तो 94 हैं। कितने हैं? 94 तत्व हैं। सोच रहे हैं? मतलब कि प्राकृतिक रूप से अगर तत्व पूछे तो 94 है। तो 94 तो ये हुए। और कृत्रिम विधि से निर्मित किया गया भी तत्व है, कृत्रिम मतलब मानव द्वारा बनाया गया तत्व है, तो वो 24 है। तो 24 को जोड़ दीजिए तो बताइए 118 होंगे कि नहीं? तो कुल तत्व कितने हो गए? 118 हो गए। मतलब 94 और 24 को जोड़ने के बाद 118। 24 जो तत्व हैं ये जो है शेष रूप से प्रयोगशाला में किया गया है प्रयोग। ठीक है। और ये तो हम प्राकृतिक रूप से मिला है। ये क्लियर हो गए। अब देखिए धातु तत्वों की संख्या अगर पूछे कितनी है, तो 91 है। धातु तत्वों की संख्या अगर पूछे तो 91 है। और 91 है तो मतलब कि धातु अच्छे सुचालक और चमकीले होते हैं, इसलिए ये आपको दिखेंगे। तो धातु तत्वों की संख्या क्यों 91 है? क्योंकि ये सुचालक भी होते हैं और चमकीले भी होते हैं। क्लियर हो गए? अगर मैं मान लीजिए कि अधातु तत्वों की संख्या पूछे, जैसे धातु का 91 है तो अधातु का कितना है?
20 है। ये सब जो है आवर्त सारणी में इस्तेमाल किया गया शब्द है। तो 20 अगर बात करें कि अधातु तत्वों की संख्या कितनी 20 20 तो 20 है। तो ये है क्या, तो ये जो है विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो ये धातु जो होते हैं विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो ये भी आवर्त सारणी के श्रेणी में रखे गए हैं जो कि कितने हैं 20 हैं। क्लियर हो गए। अगर मान लीजिए इसी तरह धातु अधातु तो उपधातु तत्वों की संख्या बताइए, तो ये हम बताएंगे 7 बता देंगे। कितना बता देंगे 7 बता देंगे। तो 7 तो हम बता दिए क्योंकि इनमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं और उसी को हम उपधातु में रखते हैं। क्लियर हो गए। कुछ धातु का हिस्सा कुछ अधातु का हिस्सा मिलता है। तो देखिए इसी में बात करते हैं भूपर पट्टी मतलब जो क्रस्ट होते हैं। भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। मतलब कितना है, पृथ्वी के जो वायुमंडल है वायुमंडल में लगभग 21% मात्रा में पाया जाता है क्या ऑक्सीजन। तो नॉर्मल बात है कि हमारे लिए सबसे अधिक मात्रा में है और अगर ऑक्सीजन ना हो तो हम तो रहेंगे नहीं। और अगर पूछे भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व, देखिए अगर मान लीजिए सबसे अधिक पाए जाने वाला अगर तत्व पूछे तो ऑक्सीजन, अगर धातु तत्व पूछे तो एल्युमिनियम टिक लगा दीजिएगा। क्लियर हो गए। अगर मान लीजिए सबसे हल्का तत्व पूछते तो हम बताएंगे हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व हीलियम से भी सबसे हल्का तत्व बताया जाता है हाइड्रोजन को। सबसे भारी तत्व कौन सा है तो ऑस्मियम है। तो सबसे भारी तत्व कौन सा है जी तो ऑस्मियम है। तो ऑस्मियम अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम जान गए कि ऑस्मियम जो है लगभग इसका घनत्व पूछे डेंसिटी पूछे तो 22.6 बताना है 22.6 जी याद रखिएगा और सेंटीमीटर क्यूब बता देना है मतलब cm क्यों बता देना है। क्लियर हो गया। कुछ भी बोल दीजिए। और अगर पूछे थे अब देखिए सबसे भारी तत्व पूछ लिया सबसे हल्का तत्व पूछ लिया तो सबसे हल्का तत्व बोला तो हाइड्रोजन लगा दिए, सबसे भारी तत्व पूछा तो ऑस्मियम लगा दिए। लेकिन सबसे हल्की धातु तत्व कौन सा है, सबसे हल्की धातु देखिए तत्व खाली पूछेगा तो हाइड्रोजन, लेकिन धातु तत्व पूछेगा तो लिथियम का सदस्य है मतलब ग्रुप 1 का सदस्य है ये लिथियम और सबसे हल्की धातु तत्व है जी। अच्छा अब इसी में और भी द्रव धातु तत्व कौन सा है, द्रव जैसा धातु पानी जैसा धातु वाला तत्व कौन सा है तो पारा। पारा एकदम है क्योंकि अगर देखें पारा को ही हम मरकरी कहते हैं, मरकरी कहा जाता है। तो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाए जाने वाली एकमात्र धातु है, ये बात जान लीजिए। तो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है तो मरकरी है पारा है। ये बात हो गई। इसलिए द्रव धातु तत्व पूछे तो पारा और द्रव धातु तत्व पूछे द्रव रूप से पानी रूप से तो ब्रोमीन बता दीजिएगा Br बता दीजिएगा ब्रोमीन। अब ब्रोमीन की बात हो रही है तो याद रखिएगा यह लाल भूरे रंग का तरल अधातु है। समझ जाइए सॉरी लाल और भूरा रंग दिख जाए तो समझिए यह अधातु है वो भी द्रव अधातु तत्व है। ये सब जरूरी है सुन लीजिए। अगर मान लीजिए इसमें पूछे कि विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु तत्व कौन सा है तो हम जानते हैं चांदी है। चांदी ही तो है सुचालक धातु। तो विद्युत का सबसे अच्छा पूछे बिजली के लिए सुचालक धातु तो चांदी लगा दीजिएगा। चांदी को ही हम क्या बोलते हैं कमेंट कीजिए सिल्वर बोलते हैं। तो सोने से भी बेहतर सुचालक अगर होती है तो यही है हमारा चांदी है। क्लियर हो गए। अगर पूछे कि विद्युत की सुचालक अधातु तत्व, देखिए धातु तत्व चांदी सुचालक, अब अधातु भी तो है सुचालक तो वो है ग्रेफाइट। समझ गए। तो ग्रेफाइट तो यह याद रखिएगा कार्बन का एक रूप है कौन ग्रेफाइट। हीरा भी हमारा कार्बन का है, कोयला है कि नहीं बताइए कमेंट कीजिए। और याद रखिएगा यह विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है ग्रेफाइट। ठीक है। तो अधातु तत्व पूछे तो ग्रेफाइट सुचालक में, अगर सुचालक में धातु पूछे तो चांदी। अगर और भी सवाल बात करें तो सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व आघात करने वाला वार करने वाला अटैक करने वाला तत्व कौन सा है तो सोना है। मतलब आघात वर्णनीय धोखाधड़ी वाला आदमी है ये याद रखिएगा जिसे हम गोल्ड बोलते हैं। देखते हैं बात कर लूं और भी क्या बात करूं तो सुनिए। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु, देखिए सबसे अधिक क्रियाशील धातु पूछते या सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व पूछते। तो अधातु तत्व क्रियाशील पूछे तो फ्लोरीन बता देना है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला तत्व है कौन फ्लोरीन। अगर इसे में पूछे सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व पूछते तो धातु तत्व पूछते तो हम बताएंगे फ्रांसियम। फ्रांसियम और पोटाशियम बता दीजिएगा। क्रियाशील धातु है पर अत्यंत दुर्लभ है, बहुत ही कम रेयर मिलेगा फ्रांसियम धातु तत्व, लेकिन पोटाशियम आपको मिल जाएगा। तो इसलिए
फ्रांसीसियम के बाद पोटेशियम आता है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रांसीसियम। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व बताइए। तो सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है बताइए, और न्यूनतम आयनन वाला विभव वाला तत्व बताना है। तो देखिए सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व हीलियम, ठीक है, और न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व सीजियम। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व कौन सा है, तो क्लोरीन है। तो क्लोरीन जो है, जैसे फ्लोरीन क्या है, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व है। अब क्लोरीन आ गया तो सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व कौन सा है, सबसे अधिक, तो हम बताएंगे क्लोरीन। ठीक, अगर इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व पूछे तो क्लोरीन टिक लगाइएगा। अगर इसी में पूछे सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व पूछते तो फ्लोरीन लगा दीजिएगा। लीजिए, अगर ऋणात्मक तत्व पूछते तो फ्लोरीन, और अगर इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व पूछते सर्वाधिक तो क्लोरीन, और सर्वाधिक ऋणात्मक पूछे तो फ्लोरीन, और सर्वाधिक प्रतिक्रियाशील पूछते हैं तो क्लोरीन। तो क्लोरीन, फ्लोरीन। और याद रखिएगा सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है, तो फ्लोरीन ही तो है। और भी देखिए तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ऑक्सीजन तो है। मानव शरीर में अगर सबसे अधिक पाया गया है तो ऑक्सीजन है, 65%। याद रखिएगा। अगर मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व तो सोडियम, मिट्टी के तेल में रखिएगा, पानी में रखिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, रिएक्ट कर देगा, एक्टिविटी चालू कर देगा और चाकू से बेचारा कट जाता है। अगर पूछे हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने वाला तत्व कौन सा है, तो कैल्शियम है। इसमें क्या दिक्कत है, मानव शरीर के लिए आवश्यक है कैल्शियम, याद रखना है। और हवा और याद रखिए नमी में तुरंत प्रतिक्रिया कौन करता है, सोडियम करता है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्लियर, तो चलिए ये इंपॉर्टेंट था। और भी जानकारी थोड़ा सा ले लें और इसे खत्म कर दें। तो देखिए मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं तो परमाणु भार के होते हैं। तो परमाणु भार से ही होते हैं ना, क्योंकि इसी से संबंधित हैं। क्लियर हो गए, तो हम परमाणु भार के लगा देंगे। अगर इसी में पूछते कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक, ठीक है, त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो हम बताएंगे डोब राइनर ने किया था। डोब राइनर ने किया था, ये बता देना है। फ्लोरीन और क्लोरीन याद रखिए, टूथपेस्ट और ब्लीचिंग पाउडर में प्रयोग किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर जो हम देखते हैं और टूथपेस्ट देखते हैं उसमें क्लोरीन फ्लोरीन आपको मिलेगा। हैं अब जो विविध प्रश्न बचे हैं वो खत्म करते हैं और इसी में समाप्त करेंगे। याद रखिएगा पेयजल को रोगाणु मुक्त करना है, मतलब रोग से मुक्त करना है, तो इसमें क्लोरीन मिलाया जाता है, Cl मिलाया जाता है। याद रखिएगा पेयजल में, पानी पीने वाला में। अगर चलिए विविध प्रश्न की बात कर रहे हैं तो इसमें देख लीजिए रेडियो सक्रियता की माप जो है किसके द्वारा की जाती है, तो गेगर काउंटर के द्वारा की जाती है। तो गेगर काउंटर द्वारा ये किया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछेगा रेडियो सक्रियता की माप किसके द्वारा की जाती है, तो हम बताएंगे गेगर काउंटर द्वारा की जाती है। तो हम बाद में लेंगे। विविध प्रश्न है तो इसे विविध प्रश्न ही तरह लेते हैं। विविध का मतलब होता है सारा जितना पढ़े उसका एक बार छोटा छोटा रिविजन करना। सबसे अधिक दहनशील गैस कौन सी है बताइए, सबसे अधिक दहनशील गैस अगर पूछे, ठीक है, तो हम बताएंगे हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन है। बात करें द्रवित द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसे हम एलपीजी बोलते हैं में मुख्यतः कौन सी गैसें उपस्थित होती है, तो हम जानते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। सिंपल बात, ब्यूटेन और प्रोपेन अगर पूछते तो एलपीजी गैस टिक लगा दीजिएगा, आप सही हो जाएगा। फिर से सुनिए, किस वैज्ञानिक ने रबड़ के वल्कनीकरण की प्रक्रिया का आविष्कार किया था। वल्कनीकरण का जो प्रक्रिया होती है उसका आविष्कार किया था, तो वो किए थे गुडईयर ने किया था। कौन किए थे, गुडईयर। गुडईयर कहा जाता है, जो कि चार्ल्स गुडईयर पूरा नाम है। और वल्कनीकरण जो है प्रक्रिया में रबड़ को सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। किसके साथ, सल्फर के साथ गर्म किया जाता है, तभी काम करता है, अन्यथा नहीं। अगर यह प्रक्रिया जो है कब किया गया था, 1839 में यह प्रक्रिया की खोज की गई थी। किसकी, वल्कनीकरण की खोज की गई थी। और याद रखिएगा आज जो है टायर, जूता, बेल्ट ये सब देख रहे हैं ना, इसी का एक उदाहरण है। कि ईंधन जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूल बोलते हैं, तो नाभिकीय ईंधन किसे कहते हैं, थोरियम को कहते हैं। तो थोरियम को कहा जाता है नाभिकीय ईंधन। तो मुख्य रूप से नाभिकीय ईंधन खाली थोरियम ही नहीं, यूरेनियम भी होगा। यूरेनियम 235 मतलब 235 132 235 और 232। तो यूरेनियम 235 और थोरियम 232 याद रखिएगा। इसका प्रयोग अगर देखा जाए कि तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र में किया जाता है, किसका, थोरियम का। क्लियर हो गया, और यूरेनियम दोनों का किया जाता है। नौशादर का रासायनिक नाम अगर पूछते तो आपको बताना है अमोनियम क्लोराइड बता देना है, जिसका सूत्र होता है NH4Cl होता है। अगर मान लीजिए पूछते N2 तथा H2 द्वारा अमोनिया बनाने की जो है हैबर विधि
में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो लोहा का किया जाता है, Fe का प्रयोग किया जाता है। देखिए N2 और H2 मिलके हो जाता है NH4 हो जाता है ना? देख रहे हैं यहाँ पे? वही है। तो याद रखिएगा अमोनिया बनाने की हैबर विधि अगर पूछे तो उसमें क्या उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करते हैं हम लोग, मतलब एक्टिविटी के रूप में, तो हम लोहा का इस्तेमाल करते हैं। अगर बात करें आगे समान गैस की बात करें, कॉमन गैस की बात करें, तो इसका समीकरण में पूछे क्या है तो पीवी बराबर एनआरटी बता देना है। भी हम लोग कर सकते हैं, आदर्श गैस के रूप में कर सकते हैं, आदर्श गैस समीकरण कहलाता है, ठीक है, जिसे आइडियल गैस भी कहते हैं। जैसे पी का मतलब होता है दाब, ठीक है, और भी का मतलब होता है आयतन मतलब वॉल्यूम, और इन का मतलब होता है गैस के जो हैं मोल की संख्या, और आर का मतलब होता है यूनिवर्सल जो गैस होते हैं वो उसकी बात कही गई आर से, और टी का मतलब होता है टेम्परेचर। क्लियर? तो ये सब क्लियर होना चाहिए। अगर सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, CO2 का प्रयोग करते हैं, प्लीज कमेंट कीजिएगा। स्टार्च किसका उदाहरण है तो हम पॉलीमर का बोलते हैं, पॉलीमर को बोलते हैं। और खत्म करते हैं इसे। जैसे मान लीजिए जंग लगने पर लोहे का भार पर क्या प्रभाव पड़ता है तो लोहे का भार बढ़ जाएगा। अगर लोहा का जंग लग जाएगा तो नॉर्मल है कि लोहा का भार बढ़ जाएगा। लोहे का अगर मान लीजिए संकेतिक पूछे तो Fe से हम इंडिकेट करते हैं, लोहे को आयरन बोला जाता है। मूत्रालयों से आने वाली गंध, जो मूत्र होता है उससे जो गंध आती है उसका मुख्य कारण क्या है तो मूत्र में अमोनिया की उपस्थिति के कारण होता है। अमोनिया होता है इसलिए उपस्थित होता है। तो क्लियर हो गए, इसमें हम ज़्यादा जानकारी नहीं देंगे। अगर मान लीजिए अमोनिया का सूत्र पूछे तो NH3 बता देना है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि कार्बन नैनो ट्यूब्स की बात करें तो कार्बन नैनो ट्यूब्स की बात करें तो इसका आविष्कार जो है किसने किया तो हम बताएंगे आइजीमा ने किया था। तो सुमिए आइजीमा जी आपने कार्बन नैनो ट्यूब्स का इस्तेमाल कर दिया था। अगर मान लीजिए एल्युमिनियम फॉस्फाइड, एल्युमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग जो है कीटनाशक के रूप में किया जाता है। तो कीटनाशक के रूप में हम किसका इस्तेमाल करते हैं तो एल्युमिनियम फॉस्फाइड का इस्तेमाल करते हैं। बस इतना जान लीजिए। याद रखिएगा ये जो कार्बन नैनो ट्यूब्स जो ऊपर देख रहे हैं इसका खोज जो है 1991 में किया गया था। भारत में जल विलवनीयकरण संयंत्र, ठीक है, कहाँ स्थित है तो हम बताएंगे लक्षद्वीप में है। मतलब भारत में जो जल विलवनीयकरण संयंत्र जो है कहाँ स्थित है तो बताना है लक्षद्वीप में है। याद रखना है यह जो है एक तरह से समुद्र जल के लवण मतलब साल्ट को अलग करने वाला मीठा पानी बनाया जाता है इसी से। तो ये जो अगर पूछे तो लक्षद्वीप में है, भारत में स्थित है। अगर मान लीजिए धूम्र पर्दे जिनका प्रयोग युद्ध में छिपने एवं शत्रु को धोखा देने के लिए किया जाता है किस पदार्थ से बनाए जाते हैं या बने होते हैं तो टाइटेनियम ऑक्साइड से बने होते हैं। सोचिए मतलब युद्ध में जो धुआं जैसा दिखता होगा कि बचने के लिए धुआं कर देता है और लेके भाग जाता है, मूवी में इस्तेमाल करता है ना। तो उसमें कौन सा पदार्थ होता है तो टाइटेनियम ऑक्साइड होता है। क्लियर हो गया? और इससे धुआं निकलता है और दुश्मन को धोखा देकर भाग जाइए या दुश्मन को ठोक दीजिए। चलिए ये सब बातें अलग है। यशद पुष्प किससे कहते हैं तो यशद पुष्प जो है किसे कहा जाता है तो हम जिंक ऑक्साइड को कहते हैं। किसे कहते हैं जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है, याद रखिएगा। और भी जानकारी अगर देंगे तो इसके बारे में बहुत सारा चीज़ है। मान लीजिए पेंट हो गया, दवाई हो गया, इसी से इस्तेमाल किया जाता है। कॉस्मेटिक जो सामान बनते हैं इसी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। अगर रेशम किसका उदाहरण है तो प्राकृतिक बहुलक का है, हम जानते हैं नेचुरल पॉलीमर का है। जैसे स्टार्च भी नेचुरल पॉलीमर का था, ये हम जानते हैं। अगर मैं बात करूँ द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी का नाम जो है क्या है तो हम बताएंगे क्रायोजेनिक्स है। तो द्रवित ऑक्सीजन हो, द्रवित हाइड्रोजन हो, अगर द्रवित ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो और मानिए औद्योगिक स्तर पर हमको प्राप्त करना है तो उसमें जो प्रयुक्त प्रौद्योगिक होता है उसका नाम क्या है तो क्रोनोजेनिक्स है। क्लियर हो गए? क्रोनोजेनिक्स लगा दीजिएगा, ठीक। और याद रखिएगा ये जो क्रोनोजेनिक्स आप देख रहे हैं और ये दोनों गैस देख रहे हैं इसमें बहुत निम्न तापमान होते हैं, मतलब -150 डिग्री सेल्सियस से कम ही होता है। पर देखिए द्रव रूप से अगर देखा लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है, इसलिए बदल जाता है और इसे हम ज़्यादातर रॉकेट ईंधन में हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन का तो हम जानबे करते हैं कि रॉकेट में इस्तेमाल करते हैं। अगर इसमें पूछे पदार्थ मतलब द्रव की वह अवस्था जिसकी निश्चित आकृति और आयतन दोनों हैं तो क्या कहलाता है तो ठोस कहलाएगा। और क्या तो चलिए हम पोटेशियम नाइट्रेट के बारे में पढ़ते हैं। तो पोटेशियम नाइट्रेट जो है जिसे हम KNO3 बोलते हैं, इसका प्रयोग जो है मुख्यतः किस पदार्थ के निर्माण में होता है तो उर्वरक के निर्माण में करते हैं, ये हम जानते हैं, जिसे हम फर्टिलाइजर बोलते हैं। फर्टिलाइजर बोला जाता है उर्वरक को, या तो क्या है। और याद रखिएगा साल्ट पीटर भी कहा जाता है इस पोटेशियम नाइट्रेट को। और इसका उपयोग पता है बारूद और पटाखों का निर्माण में, जो अभी दीपावली में पटाखा उटाखा फूट रहा है ना उसमें किया जाता है।
क्लियर हो गए? तो आगे बढ़ते हैं। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो देखिए, सूर्य का निर्माण जो है मुख्यतः किस तत्व से हुआ है? तो हाइड्रोजन से हुआ है। तो हाइड्रोजन पूछे तो 74% बताना है, हीलियम बताना है 24%, मतलब 24%। तो 74% तो आपका सूर्य में आपको हाइड्रोजन दिखेगा और 24% जो है आपका हीलियम दिखेगा। पृथ्वी तक पहुंचाते हैं, कारण यही है। अगर मान लीजिए साबुन बनाने में जो है किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो वनस्पति तेल का प्रयोग करते हैं, ये सिंपल बात है। तो साबुन में अगर पूछे तो हम वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। अब साबुन निर्माण प्रक्रिया को अगर बात करें तो शैम्पूनिफिकेशन बोलते हैं। शैम्पूनिफिकेशन बोल दीजिए। इसमें जो है पता है वनस्पति तेल हो और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया होती है तभी साबुन बनता है, ऐसे साबुन नहीं बनेगा। अगर गोबर गैस की बात करें तो गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन है, CH4 है, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और CH4 है तो मीथेन का अगर प्रतिशत गोबर गैस में पूछे लगभग तो हम बताएंगे 55 से 60% बताएंगे। कितना? 55 से 60%। और इसका उपयोग जो है पता है ईंधन और विद्युत उत्पादन में ही किया जाता है गोबर गैस का। और इसे हम गोबर गैस को ही ग्रीन एनर्जी का अच्छा स्रोत मानते हैं। ठीक है, अच्छा भी है, हानि भी नहीं करेगा हम लोग के लिए, नेचर के लिए। अगर बात करें सिलिकेट का तो सिलिकेट जिसको सिलिका ऑफ मैग्नीशियम के रूप में भी जाना जाता है, यह प्रचुर मात्रा में पृथ्वी के किस भाग में पाया जाता है? तो भूपर पट्टी पे ही तो पाया जाता है, क्रस्ट पे ही तो पाया जाता है ना? तो सिलिकेट जो हम पढ़ रहे हैं ना, सिलिकेट जिसे हम सिलिकेट ऑफ या सिलिका ऑफ मैग्नीशियम के रूप में भी जानते हैं। और ये पृथ्वी के कौन से भाग पे? भूपर पट्टी पे, क्रस्ट पे पाया जाएगा। तो भूपर पट्टी पे सबसे बाहरी ठोस परत पे ये पाया जाता है। कौन? सिलिकेट। और सिलिकेट जो खनिज है, जैसे में आप उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है सिलिकेट का, जैसे क्वार्टज है, माइका है और फेल्सपार है, ये सब जो है एग्जाम्पल है। अगर मान लीजिए पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा गैस जो है पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? तो हम नाइट्रोजन बता देंगे, इसमें सोचना ही नहीं है ना? नाइट्रोजन बता देंगे। तो अगर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस सर्वाधिक या सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन का अगर मात्रा पूछ दे तो 78% बता देना है, इसमें सोचना ही नहीं है। अगर पूछे यह है क्या, तो गैस अक्रिय है, याद रखिएगा। अक्रिय होता है और दहन में सहायक नहीं होता है, सहायक नहीं है, जलन नहीं होता है इसमें। बेचारा धुआं करने में मजा आता है, फिल्म इंडस्ट्री भी देखिए धुआं करता है जो बादलों में सैर मौज करते हैं। और इसका उपयोग जो है खाद्य निर्माण में किया जाता है, किसका? नाइट्रोजन का, ये भी आप बोल सकते हैं। हरा कशिश जिसे हम ग्रीन विट्रोल बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो फेरस सल्फेट है। किसका? हरा कशिश को हम रासायनिक नाम पूछे तो फेरस फेरस सल्फेट बता देना है। और फेरस सल्फेट का अगर सूत्र पूछ दे तो हमको बताना है Fe अलग कर देना है और 7H2O बता देना है। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं। यह हल्के हरे रंग का होता है और क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में होता है, क्रिस्टलीय रूप से होता है, ठोस होता है। इसका मतलब क्रिस्टलीय मतलब कि आप एकदम ठोस है लेकिन इतना भी नहीं है कि गड़बड़ ना हो, आराम से हो सकता है गड़बड़, मतलब उसे तोड़ फोड़ सकते हैं। इसका उपयोग जो है दवाई और जल शुद्धिकरण में हम लोग इस्तेमाल करते हैं फेरस सल्फेट का। अगर मान लीजिए और भी सवाल आपसे पूछते, क्या पूछते? पूछते कि वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूप में पाया जाता है उसे हम अपरूपता कहते हैं। याद रखिएगा, ऑल ट्रोपी कहा जाता है। और ट्रोपी कहिए, ऑल और ट्रोपी कह दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चार्ल्स के नियम पदार्थ के किन गुणों के मध्य जो है संबंधों को व्यक्त करता है? तो आयतन और तापमान के रूप में व्यक्त किया जाता है, इन दोनों के मध्य करता है, मतलब आयतन और तापमान, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच का जो है संबंध बताता है चार्ल्स का नियम। सीएनजी का पूर्ण रूप अगर हम जानते हैं तो सीएनजी हम जानते हैं किसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोला जाता है। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हम जानते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजकल सीएनजी गाड़ी भी आते हैं जिसमें हम मीथेन का भी हम इस्तेमाल का श्रेय डालते हैं। ठीक है, मीथेन गैस से संपीड़ित होता है और याद रखिए पेट्रोल और डीजल से अधिक स्वच्छ ईंधन है ये। ऑटोमोबाइल वाहनों में हम इस्तेमाल करते हैं और आजकल तो अब सब गाड़ी में सीएनजी का इस्तेमाल होने लगा है। परमाणु रिएक्टर का निर्माण जो है सर्वप्रथम किसने किया था? तो हम बताएंगे एनरिको फर्मी ने किया था। एनरिको फर्मी ने किया था। अगर मान लीजिए इसी में पूछे रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो हेनरी वैक्यूलेरेल ने की थी। कब की थी? 1896 में की थी। तो हेनरी वैक्यूलेरेल ने रेडियो सक्रियता की खोज की थी और मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी, इन दोनों की भी भूमिका रही है क्योंकि इसी के माध्यम से आगे बना है रेडियो। क्या बना है बताइए, कमेंट कीजिए। पढ़ा चुके हैं हम, अगर मेरा शुरू से वीडियो देखते आ रहे हैं। और देखते हैं और जानकारी लेते हैं हम लोग। तो और जानकारी में देखिए, अगर और जानकारी देखना है तो किस ईंधन का ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है? तो हाइड्रोजन का होता है। सिंपल बात है, ईंधन का अगर ऊष्मीय मान पूछे सर्वाधिक हाइड्रोजन का ही होगा, ये हम जानते हैं।
और भी देखें तो सड़कों पर जो प्रकाश के लिए सोडियम वाष्प लैंप, जो सोडियम वाष्प लैंप होता है, वेपर जो लैंप होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो सड़कों पे किया जाता है, तो कौन-सा सोडियम वाष्प लैंप हम इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि इनका जो प्रकाश जो है एक वर्णीय होता है, मतलब पीली रोशनी होती है, पीली रोशनी जैसा होता है और पानी की बूंदों से गुजरने पर जो है विभक्त नहीं होती है। तो याद रखिएगा, एक रोशनी एक प्रकाश की तरह आती है, याद रखिएगा, एक पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होती है, मतलब पानी पड़ने पर भी विभक्त नहीं होगा। याद रखिएगा, वो अपना फ़ोकस बेचारा रखता है, लेकिन हाँ, सिर्फ़ प्रकाश, ठीक है? याद रखिएगा। अगर मैं बात करूँ फ़ोटोग्राफ़ी में जो है किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब AgBr का इस्तेमाल करते हैं। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, याद रखिएगा। फ़ोटोग्राफ़ी में अगर पूछे रासायनिक यौगिक का इस्तेमाल में, तो AgBr बता दीजिएगा, याद रखने वाली बात है। चलिए, ये भी बात क्लियर हो गए और भी हम जानकारी लें तो और भी सुनिए। यूरिया में नाइट्रोजन लगभग कितना प्रतिशत है? तो 47% है, मतलब 47% जो है यूरिया में आपको नाइट्रोजन दिखेगा। अगर इसी में बात करें तंबाकू का, तंबाकू में कौन-सा विषाक्त पदार्थ पाया जाता है? तो निकोटीन पाया जाता है, ये भी बात ध्यान रखना होगा, ठीक है? और याद रखिएगा, मादक अल्कलाइड होते हैं ये निकोटीन, और इसका अत्यधिक सेवन हृदय, फेफड़ा और मस्तिष्क पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसलिए दवाई के रूप में करिए तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादा हानि भी है। अब पीईएम, पीएम किसका संक्षिप्त रूप है बताइए? तो पीएम बताया जाता है प्रोटीन एनर्जी माल माल न्यूट्रिशन का है, ठीक है? तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन बता देना है, इसी का इस्तेमाल किया जाता है। यह बच्चों में जो है प्रोटीन और ऊर्जा की कमी होने पर रोग होता है, इसलिए। अब उस रोग का नाम भी आप जानते हैं, क्वाशी-ओरकर बोला जाता है, या मेरासमसस बोल दीजिए, समसस। ये बीमारी होने की संभावना होती है। जल का क्वथनांक अधिक क्यों होता है? क्योंकि इसके अणु जो है हाइड्रोजन बंधन से बंधे होते हैं, इसलिए इसका जल का क्वथनांक अधिक होता है। कॉइल देखे होंगे, कॉइल में पाइरेथ्रम पाइरेथ्रिन और एलेथ्रिन आदि रसायन प्रयोग किए जाते हैं। यह एक बीजीय पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो मच्छर रोधी जो कॉइल हम लोग जलाते हैं, मच्छर भगाने के लिए जो कॉइल जलाते हैं, वो पता है उसमें क्या होता है? तो उसमें जो है आपको एक तरह से याद रखिए, पाइरेथ्रम मिलेगा, पाइरीथ्रिन एलिथ्रिन आदि जो है रसायन का हम प्रयोग करते हैं, केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, और ये पता है कहाँ से मिलता है? बीज पौधे से प्राप्त किया जाता है। अब देखिए, अग्निशामक यंत्र की बात करते हैं, जो फायर होते हैं उसकी बात हो रही है। तो अग्निशामक यंत्र जो है उसमें कौन सी गैस जो है प्रयोग की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ही तो इस्तेमाल की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड से हम बुताने की कोशिश करते हैं, याद रखना है। और अगर पूछे कि यह गैस जो है आग बुझाने के लिए प्रयोग होती है क्योंकि यह जो है ऑक्सीजन आपूर्ति को रोकती है। ऑक्सीजन आ रहा है तो उसको रोकने का काट कौन करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए कहा जाता है ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो ऑक्सीजन बेचारा अपने आप भाग जाता है, रोकने वाला काम करता है। अगर रासायनिक उर्वरक के निर्माण में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम का प्रमुख संघटकों के रूप में हम सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम का द्वितीय संघटकों के रूप में उपयोग किया जाता है। अगर मान लीजिए रासायनिक उर्वरक का निर्माण कर रहे हैं, तो रासायनिक उर्वरक के निर्माण में अगर देखें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन इसका दूसरे तरफ से देखा जाए तो सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये भी एक तरह से उपयोग किया जाता है रासायनिक उर्वरक में। अगर चूहा जो है विष के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो जिंक फास्फेट का प्रयोग करते हैं। तो चूहा विष के रूप में अगर बात करें तो हम बताएं किसका इस्तेमाल करेंगे? मतलब रेट पॉइजन, चूहे का पॉइजन, तो हम बताएंगे उसमें जिंक फास्फेट डालते हैं, तभी तो चूहा मर जाता है। अगर मैं बात करूं मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा है? तो हम बताएंगे रेयॉन है। रेयॉन जो है बहुत ही आपको सिंथेटिक फाइबर है और बहुत ही एक तरह से प्रथम स्थान रख रहा है, ये याद रखना है। तो ये मानव द्वारा निर्मित किया हुआ प्रथम रेशा है। कम सीमेंट मुख्यतः किसका मिश्रण है? तो हम बताएंगे कैल्शियम के सिलिकेटों का और एल्यूमिनेटों का, यही तो है, और कुछ जानकारी हम नहीं देंगे, है ना? चलिए, अगर मान लीजिए यूरिया उर्वरक से उत्पन्न जो उत्पादन जो होते हैं, उत्पादन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो यूरिया निर्माण में हम कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, CO2 का इस्तेमाल करते हैं। अगर मान लीजिए अमोनिया सल्फेट की बात करते हैं, क्या है? तो एक मिश्रित उर्वरक है। हम जब बात कर लीजिए पसीना रोधी उत्पादों, जो पसीना होता है हमारे अंदर, पसीना रोधी में सामान्यतः कौन सा रसायन उपस्थित होते हैं? तो एल्युमिनियम यौगिक होते हैं, एल्युमिनियम होता है, ठीक है? नाइट्रोजन और सल्फर दोनों पाए जाते हैं आपको अमोनिया में, ये तो हम जानते हैं। चलिए, पसीना रोधी उत्पादों
में कौन सा जो है पसीना होता है, याद रखिएगा। उसमें क्या होता है तो हम जानते हैं कि यह रासायनिक पसीना ग्रंथि होते हैं जो अस्थायी रूप से बंद हो रहता है और अधिक प्रयोग से त्वचा में जो है जलन और संक्रमण होने की होती है, खुजली हो जाता है, कलकल हो जाता है ना, पसीना अधिक। मानव अस्थियों में सर्वाधिक मात्रा में जो है कौन सा लवण पाया जाता है तो कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, हम जानते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। याद रखेंगे जेली के निर्माण हेतु कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है तो अमरूद। जेली का जो निर्माण हम लोग करते हैं ना, वो इसमें हम लोग अमरूद का इस्तेमाल करते हैं, गुआवा का इस्तेमाल करते हैं। और अमरूद में जो है पेक्टिन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए जेली का गाढ़ा होना बहुत होता है, तो गाढ़ा हो जाता है। और ये पेक्टिन एक प्राकृतिक जेली एजेंट है, ठीक है। तो अमरूद से आप हम लोग प्राप्त करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 में किस रूप में जो है मनाए जाने का निर्णय लिया तो अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान के रूप में निर्णय लिया था। कब लिया था? 2011 में निर्णय लिया था संयुक्त राष्ट्र संघ ने, कहिए संयुक्त राष्ट्र ने। अगर पादपों की वृद्धि हेतु अगर आवश्यक पोषक तत्व पूछे तो हम बहुत अच्छे से बांट देंगे, हाइड्रोजन बांट देंगे। क्या बांट देंगे? देखिए पादप जो वृद्धि होती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन, फिर दूसरे नंबर पे है कैल्शियम, तीसरे नंबर पे है ऑक्सीजन, फिर चौथे नंबर पे है मैंगनीज और पांचवें नंबर पे है नाइट्रोजन, छठे नंबर पे है कार्बन और सातवें नंबर पे है फास्फोरस, आठवें नंबर पे है पोटाशियम और नौवें नंबर पे है जिंक और 10वें नंबर पे है मैग्नीशियम और 11वें पे सल्फर और 12वें पे आयरन, 13वें पे कॉपर, 14वें मतलब 14 पे बोरॉन और यहाँ पे 15वां देख रहे हैं और 16वां, तो 16वां पे तो क्लोरीन है, लेकिन 15वां पे क्या है तो मोलिब्डेनम है। ये सब जो है इस्तेमाल किया जाता है पौधे की वृद्धि के लिए, पादपों की वृद्धि हेतु इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर हो गए? तो ये आपके लिए था। अगर मान लीजिए यहाँ पे भी बात करें तो साबुन निर्माण हेतु साबुन निर्माण की विधि अगर पूछे तो साबुनीकरण कहलाएगा। वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण कौन सा है तो हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो होते हैं वो याद रखिएगा कि वायु का जो अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक गैस होते हैं उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड होते हैं, मतलब H2S होते हैं, ये हम जान गए। और याद ये भी रखना है कि गैस सड़े अंडों जैसी गंध देती है। ये जो गैस है ना हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सड़ा हुआ अंडा जैसा गंध देता है, बच के रहिएगा। अगर मान लीजिए डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा प्रयुक्त कहिए या प्रदर्शित की जाती है तो हम बताएंगे सीटेन संख्या द्वारा करते हैं। तो सीटेन संख्या द्वारा हम डीजल की गुणवत्ता को प्रदर्शित करते हैं और यह संख्या बताती है कि ईंधन कितनी जल्दी प्रज्वलित होता है और कितना जल्दी नहीं होता है, ये सब बताने का काम करता है और ये बेहतर गुणवत्ता वाला है डीजल के लिए सीटेन संख्या। अब जैसे सवाल देखिए, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस जिसे हम एलपीजी बोलते हैं, एलपीजी का उपयोग किस रूप में किया जाता है तो खाना पकाने में, वाहनों के ईंधन के रूप में हम करते हैं, तो ये हम जानते हैं। और एलपीजी में हम जानते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों होते हैं। और भी बात करें तो पोटाशियम ब्रोमाइड जिसे हम KBr बोलते हैं, पदार्थ का शांति कारक औषधि के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं, शांति के रूप में हम लोग दवाई के रूप में उपयोग करते हैं, पोटाशियम ब्रोमाइड का इस्तेमाल करते हैं। बस इससे ज़्यादा हम नहीं बताएंगे क्योंकि इसमें शांति का मतलब होता है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको ठीक करता है, तो तंत्रिका तंत्र को ठीक करता है। अगर मैं बात करूँ घरेलू गैस के सिलेंडरों में जो है गैस का जो रिसाव होता है, इस रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है जिससे दुर्गंध से पता करते हैं कि भाई इस गैस लीक हो रही है, तो हम एथिल मरकैप्टन लगाते हैं। तो एथिलीन मरकैप्टन से पता करते हैं कि हमारे घर में गैस लीकेज हो रही है, उसे ठीक करिए, क्योंकि उसका स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है, इसलिए पता चल जाता है। अगर मैं और भी करें तो कौन सी मतलब और भी क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है तो हाइड्रोजन से हमारा सबसे कम प्रदूषण होता है। कौन? हाइड्रोजन ही करता है। अगर इसी में पूछे वायु गैस को किस अन्य नाम से जाना जाता है तो गोबर गैस के नाम से जाना जाता है। और गोबर गैस में क्या मिलाया रहता है तो हम बताएंगे मीथेन मिलाया रहता है, CH4 मिलाया रहता है। अगर मैं बात करूं पारा मरकरी धातु समान ताप पर द्रव अवस्था में होता है, ये हम जानते हैं। अगर देखें तो किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया तो CV देसाई ने किया था, ठीक है। और चलिए आगे चलते हैं। जेट्रोफा नामक वनस्पति जो है किस ईंधन का निर्माण किया जाता है तो किस ईंधन का निर्माण किया जाता है तो हम बताएंगे बायोडीजल का निर्माण किया जाता है। तो जेट्रोफा नामक जो वनस्पति होते हैं किस ईंधन से मतलब किस ईंधन का निर्माण जो है किया जाता है तो बायोडीजल का निर्माण किया जाता है, ठीक है, जिसे हम प्लांट ऑयल भी बोलते हैं। अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन क्या है तो एक संदूषित जल में क्लोराइड को थोड़ा मात्रा में मिलाना, इसी को कहते हैं
क्लोरीनीकरण बोला जाता है। यहाँ पे क्लोरीनीकरण कर देना चाहिए था, क्लोरीनेशन कहते हैं कि पानी में उपस्थित जो जीवाणु है बैक्टीरिया को नष्ट करता है। और जल को शुद्धिकरण में सबसे आसान और सस्ता तरीका माना जाता है क्लोरीन को मिलाने से। क्लोरीन और फ्लोरीन ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्लोरीन इंपॉर्टेंट रखता है ज़्यादातर। आवश्यक तेल मतलब इनिशियल जो ऑयल होते हैं में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो टर्पीनोइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, टर्पीनोइड नामक जो है पाया जाता है पदार्थ। टर्पीनोइड एक तरह से प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, पौधे से पाया जाता है और ये सुगंधित होता है। सुगंधित बनाने के लिए, तेल को सुगंधित करने के लिए ये किया जाता है, या परफ्यूम, साबुन, औषधि आदि में हम लोग उपयोग करते हैं इस पदार्थ का, जिसका नाम है टर्पीनोइड। देखिए, ऑक्टेन संख्या के किस यौगिक का नाम जो है न्यूनतम होता है, तो हम बताएंगे एन हेप्टेन का होता है। तो ऑक्टेन संख्या में अगर पूछे कि ऑक्टेन संख्या के लिए जो होते हैं किस यौगिक का मान न्यूनतम है, कम है, तो हम बताएंगे एन हेप्टेन का कम है। अगर मैं मान लीजिए मिट्टी के तेल के क्वथनांक को 150 डिग्री सेल्सियस से लेकर 300 डिग्री ताप पर परिसर पर जो है परिसर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो मिट्टी के तेल और क्वथनांक को हम 150 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम करते हैं। अगर आपसे पूछे धातु की शुद्धता का निर्धारण जो है किसकी सहायता से किया जा सकता है, तो हम बताएंगे आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा हम लोग करते हैं। बात करें संचारण किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया है। संचारण अगर पूछे तो किस प्रकार का है, तो हम बताएंगे रेडॉक्स अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है कि धातु ऑक्सीकरण होकर ऑक्साइड बनती है, जैसे लोहे पर जंग लगना, ये काम होता है। तो ये सब बताया जाता है। इस प्रक्रिया से ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। और भी सवाल अगर पूछे कि वह कार्बन कौन सा है जो कि कार्बनिक यौगिक है, जिसे तांबे के तार पर गर्म करने पर जो है नीले हरे रंग का लौ निकलता है, मतलब आग जैसा नीले हरे रंग का कलर दिखता है, तो क्लोरोबेंजीन के कारण निकलता है। किसके कारण निकलता है, क्लोरोबेंजीन के कारण निकलता है। अगर आपसे इसी में पूछे कि किसी परमाणु के लिए अगर मान लीजिए प्लम पुंडिंग मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो हम बताएंगे जे थॉमस द्वारा किया जाता है। और जे थॉमस ने क्या खोज किया था, इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, हम जानते हैं। अगर मान लीजिए पुंडिंग, देखिए पुडिंग मॉडल बोला जाता है, प्लम पुडिंग, सीमेंट को शीघ्र जमने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो हम बताएंगे जिप्सम मिलाया जाता है। सीमेंट जो जम ना जाए उसके लिए जिप्सम मिलाया जाता है। सबसे प्रभावी पीड़क नाशक मतलब पेन किलर नाशी कौन सा है, तो ऑर्गेनोफॉस्फेट है। अगर बात करें साबुन का उपयोग किस प्रकार के जल में या जल से करना चाहिए, मृदुल जल मतलब सॉफ्ट वाटर से करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर ओजोन लेयर का क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे हम CFC बोलते हैं गैस के कारण होता है। ओजोन परत का अगर विनाश हो रहा है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। अगर सीमेंट की फैक्ट्री में कार्य करने वाले मजदूरों में सामान्यतः कौन सी बीमारी होने की जोखिम होती है, तो हम बताएंगे साइटोसिलिकोसिस होता है। साइटोसिलिकोसिस बताया जाता है। तो किस उत्पादन को साबुन रहित साबुन शॉपलेस सॉप कहा जाता है, तो अपमार्जक को कहा जाता है, डिटर्जेंट को कहा जाता है। सही बात है, डिटर्जेंट है शॉपलेस साबुन। रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया में कौन सा अवकारक शामिल होता है, तो एल्युमिनियम शामिल होता है। अगर मान लीजिए समान उर्वरक में कौन से 3 प्रमुख तत्व होते हैं, तो नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस होते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि समान उर्वरक में फर्टिलाइजर में अगर पूछे 3 प्रमुख तत्व कौन से हैं, तो नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से प्रकाशित होता है, तो मंद ऑक्सीकरण के कारण प्रभावित होता है। ठीक है, तो कैल्शियम अगर मान लीजिए लवण, यहाँ पे भूल गया मैंने, ये छोड़ दिया मैंने, ये देख लीजिए। अगर पूछे उर्वरक के रूप में कैल्शियम लवण के जो है प्रयोग किए जाते हैं, तो कैल्शियम सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं। स्लाइड देखते हैं ना, उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं या बम में करते हैं। बात करते हैं खोज और खोजकर्ता की बात करते हैं। ठीक है, तो खोज और खोजकर्ता में अगर हम बात करेंगे तो चलिए पहला प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक का अगर मान लीजिए खोज किसने किया था, तो जे थॉमसन ने किया था, ये बात तो हम जानते हैं। तो आपसे पूछेगा कि जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी, तो हम बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक की खोज की थी। कब किया था, अगर ये सवाल आपसे पूछे तो बताना है 1897 में खोज किया था। इलेक्ट्रॉनिक का पिता बोले तो जे थॉमसन को ही टिक लगाइएगा। अगर और भी सवाल बात करें न्यूट्रॉन का, तो न्यूट्रॉन अगर पूछे कि न्यूट्रॉन का खोज कौन किया भाई, खोजकर्ता कौन है, तो चैडविक है। तो जेम्स चैडविक
यस, जेम्स चैडविक हैं। अच्छा जी, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज कब की? तो 1932 में किया था, 1932 में किया था, ये बात है। और याद रखना है कि न्यूट्रॉन जो है निर्विचार कण होता है, मतलब नेचुरल कण है न्यूट्रॉन, ठीक है? अगर मान लीजिए नाभिक में जो है प्रोटॉन के साथ पाया जाता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के साथ पाया जाता है नाभिक में, ये भी बात तो याद रखना है। अगर आपसे ये भी सवाल पूछ दे कि पॉजिट्रॉन क्या है? पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया? तो हम बताएंगे कार्ल एंडरसन ने किया था। तो अगर पूछे पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया? तो कार्ल एंडरसन ने किया था। एंडरसन ने किया था। ये क्या है पॉजिट्रॉन? तो ये धनात्मक है। इसकी भी खोज न्यूट्रॉन के समय ही हुआ था, 1932 में हुआ था, 1932 में। लेकिन खोजने वाले एंडरसन हैं, न्यूट्रॉन का चैडविक हैं। और याद रखिएगा एंटी मैटर का पहला उदाहरण माना जाता है पॉजिट्रॉन का। कि परमाणु क्रमांक की खोज किसने किया? तो हमको बताना है मोज़ले ने किया था। परमाणु क्रमांक की खोज मोज़ले, यस मोज़ले किए थे। और कब किए थे बता सकते हैं डेट? तो डेट का इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है और इसका डेट क्लियर नहीं है, इसलिए कंफ्यूजन है, इसे हम छोड़ देंगे। लेकिन याद रखिएगा मोज़ले ने बता दिया था कि तत्व की पहचान जो है परमाणु क्रमांक से ही होता है। और आगे चलेंगे, अब बात करते हैं हम लोग किसकी? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया या किसने खोजा बता सकते हैं? तो हम बताएंगे वो हैं लेवा इज़र्थ है। इन्होंने बताया कि द्रव्यमान न तो बनता है ना ही नष्ट होता है, केवल द्रव्यमान का रूप बदलता है। अब चलिए सबसे इम्पोर्टेंट नाम सुने होंगे डाल्टन का। तो डाल्टन जी डंडे पे बैठे नहीं रहते थे, वो वैज्ञानिक थे। तो गुणित अनुपात का नियम दिए थे। तो गुणित अनुपात का नियम जो है डाल्टन जी डांट डांट के देते थे, तो डाल्टन जी थे। तो गुणित अनुपात का नियम डाल्टन ने दिया था और वो भी बहुत डांट के दिए थे। याद करने के लिए मैं बोलता हूँ। और इन्होंने बता दिया था डाल्टन ने कि जब दो तत्व जो हैं कई यौगिक बनाते हैं तो उनके द्रव्यमान का अनुपात जो है पूर्णांकों में होता है, इसलिए गुणित अनुपात का नियम बताए हैं। और याद रखिएगा परमाणु सिद्धांत दिया था किसने? डाल्टन ने ही दिया था। अब देखिए पूछ देता है सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया जी? तो हम बताएंगे आइंस्टीन ने दिया था। आइंस्टीन क्या दिए? सापेक्षता का सिद्धांत दिए। जो है समीकरण जो आप देखे होंगे, बहुत बार समीकरण पढ़े होंगे, E बराबर mc² पढ़े होंगे, जिनका केमिस्ट्री है वो तो जानते होंगे कि समय, गति और प्रकाश के बीच संबंध स्पष्ट किया गया था। और कौन किया था? आइंस्टीन ने ही किया था। समझ गए? और नोबेल पुरस्कार आइंस्टीन को मिला था 1921 में मिला था। और ये किस लिए मिला था पता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था इनको, आइंस्टीन को। चलिए द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध अगर आपसे पूछे कि द्रव्यमान ऊर्जा का सिद्धांत का खोजकर्ता कौन है, तो आइंस्टीन ही है। लीजिए हो गया। जो कि समीकरण याद रखिएगा E बराबर mc²। गैसों का विचरण नियम किसने दिया जी? तो वो दिए ग्राहम बेल ने दिए, ग्राहम जी दिए, ऐसे बोलिए। तो ग्राहम ने गैसों का विचरण का नियम दिया था। अगर मान लीजिए चार्ल्स के नियम की बात करते हैं तो चार्ल्स के नियम को ही हम चार्ल्स कहते हैं, क्योंकि चार्ल्स जी ही अपना नियम दिए थे, चार्ल्स नियम दिए थे। तो इस नियम में याद रखना है कि नियत जो दाब होते हैं, दाब पर जो गैस का आयतन होता है, आयतन तापमान के समानुपाती होता है। इसी में सवाल पूछे कि आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता कौन है? तो लीजिए आवर्त सारणी के खोजकर्ता मोज़ले हैं। त्रिक नियम, त्रिक नियम जो है किसने दिया? तो डावे राइनर ने दिया था। तो त्रिक नियम जो दिए थे लॉ ऑफ ट्रेडिस, सॉरी त्रिक नियम जो दिए थे ये डोवे राइन ने दिया था। और ये पता है 3 समान गुण वाले तत्वों का होता है, 3 समान गुण होते हैं, गुणों वाले तत्व होते हैं, त्रिक कहा जाता है। और आवर्त सारणी का प्रारंभिक रूप भी माना जाता है ये त्रिक नियम। ये भी मान के चलिएगा, भूलिएगा मत, है ना? अगर हम बात करें तो ये बहुत फेमस है क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत देने वाले मैक्स प्लांक हैं। कौन है? प्लांक हैं। प्लांक मतलब प्लग लगा दिए, प्लग लगाए जैसे ही क्वांटम सिद्धांत आ गया ऐसे याद कर सकते हैं। तो क्वांटम सिद्धांत का अगर पूछा जाए तो बताना है मैक्स प्लांक बता देना है। और याद रखिएगा कि छोटे पैकेट्स के रूप में उत्सर्जित या अवशोषित होती है। ये क्वांटम सिद्धांत पे आधारित है। वर्जन, अब वर्जन सिद्धांत किसने दिया?
तो जैसे ही अपवर्जन सिद्धांत आ जाए तो हम समझ जाएंगे पाउल जी हैं। कौन है? पाउल जी हैं। तो पाउल जी ने अपवर्जन सिद्धांत दिया, तो हाँ, अपवर्जन सिद्धांत दिया जी। तो पाउल जी के बारे में चलिए हम जानते हैं। तो पाउल जी जो हैं, वो जो हैं बताए कि किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन के सभी क्वांटम नंबर समान नहीं हो सकते। कभी क्वांटम नंबर जो है समान नहीं होता। यह सिद्धांत जो है इलेक्ट्रॉनिक की व्यवस्था को बताता है। परमाणु संरचना समझने में महत्वपूर्ण है। कौन? अपमार्जन सिद्धांत जो पाउल ने दिया था। ये बहुत कुछ बता के चले गए बेचारे। तरंग यांत्रिक सिद्धांत की बात करें तो तरंग यांत्रिक सिद्धांत जो है किसने दिया? तो डी ब्रागली ने दिया था। किसने? ब्रागली ने दिया था। तो तरंग यांत्रिक सिद्धांत डी ब्रागली ने दिया था, ये बात जान लीजिए। अगर मैं बात करूं तरंग यांत्रिक सिद्धांत की तो हम डायरेक्ट लगाएंगे डी ब्रागली ने बताएंगे। ये पता है, कुछ पॉइंट है इसका, समझा देता हूं कि इलेक्ट्रॉन तरंग की तरह व्यवहार करता है ये तरंग यांत्रिक सिद्धांत। बस इतना ही जान लीजिए। और यह सिद्धांत क्वांटम फिजिक्स की रीढ़ है, ये तरंग यांत्रिक सिद्धांत। ये भी मान के चलना है, रीढ़ है, रीढ़ है। अगर मान लीजिए क्रमिक रचना नियम बात करेंगे तो क्रमिक रचना नियम किसने दिया जी? तो आफ बाउ ने दिया था। आफत बाउ बोलिए, आफ बाउ बोल दीजिए। इन्होंने दे दिया क्रमिक रचना नियम दे दिया। अच्छा जी, क्रमिक रचना दे दिया। हाँ जी, तो बस इतना ही इनके बारे में जानकारी है जी। कोई एक्स्ट्रा जानकारी अभी हम नहीं दे सकते जी, क्योंकि मेरे पास इसका पॉइंट का कुछ लिखा हुआ नहीं है जी। अगर मैं बात करूं वर्ग विस्थापन नियम की बात करें तो वर्ग विस्थापन, ओहो ये छूट गया। कृत्रिम रेडियो सक्रियता की बात करें, किसने खोज की? तो जूलियट ने खोज की थी। लीजिए रोमियो जूलियट का नाम सुने होंगे। लीजिए रोमियो जूलियट तो भाई प्रेम में गए थे, लेकिन यहाँ पे कृत्रिम रेडियो सक्रियता का काम भी जो है जूलियट ही करेगा। वैज्ञानिक क्या होता है? पागल होता है। अपना साइंस पे विश्वास है, पागलपन है, प्रेम है, लगाव है। तो कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज कौन किया है? जूलियट जी। जूलियट का नाम आता है। क्लियर हो गए? और कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अगर मैं बात करूं और भी जूलियट का उतना पॉइंट नहीं है, जो पॉइंट होगा उसी पे बात करेंगे। वर्ग विस्थापन नियम की बात करते हैं तो वर्ग विस्थापन की खोज करने वाला और कोई नहीं, शॉडी या फ्रेजडेगा या जॉन बोल दीजिएगा। तो शॉडी व फ्राजॉन ने वर्ग विस्थापन नियम दिया था। बस इससे ज्यादा जानकारी इसका नहीं है। हाँ, इसका नियम है तनुता नियम। तनुता नियम जो है किसने दिया? तो वो देने वाला ओस्टवाल्ड थे। कौन थे? ओस्टवाल्ड जी थे। तो ये भी आगे हम बढ़ जाएंगे। अगर यहाँ पे देख लें विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया जी? तो विद्युत अपघटन का नियम देने वाले और कोई नहीं, फैराडे जी हैं। अब फैराडे जी की बात करते हैं तो फैराडे जी जो हैं केमिस्ट्री में थोड़े से फेमस हो गए हैं, तो इनके बारे में चलिए जानते हैं। जिसे हम विद्युत अपघटन नियम बोलते हैं उसे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। समझ गए? कौन दिया था? तो फैराडे ने दिया था। और अगर बात करें तो विद्युत धारा से पदार्थ का विघटन होता है, ये इसी सिद्धांत के अनुसार बताया जाता है। और फैराडे को विद्युत चुंबकीय, तो विद्युत चुम्बकत्व का जनक किसे कहा जाता है? फैराडे को। जैसे विद्युत अपघटन का नियम बताया गया तो विद्युत चुम्बकत्व का भी फैराडे ही है। ठीक है। और धारक की मात्रा के अनुसार निकला पदार्थ भी बदलता है, इसी सिद्धांत के अनुसार फैराडे के द्वारा बताया गया है। ऐसे आप बोल सकते हैं। अब और भी बात अगर करनी है तो सुनिए, सहसंयोजकता का नियम की बात करते हैं। तो सहसंयोजकता का खोज करने वाले लुईस जी हैं। तो पीएच मापक्रम की खोज करने वाले कौन है? सारेंसन है। तो पीएच माप का या पीएच स्केल का खोज सार्चेन को बोल दीजिए, शॉर्चेन बोल सकते हैं, सारेंसन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आवर्त सारणी का खोज किसने किया जी? तो आवर्त सारणी का खोज किए दिमित्री मेंडलीफ ने किए थे। दिमित्री मेंडलीफ ने किसकी खोज की? आवर्त सारणी की खोज की। अष्टक नियम की बात करते हैं तो अष्टक नियम की खोज करने वाले न्यूलैंड्स थे। तो न्यूलैंड्स जो थे वो अष्टक नियम को खोज किए थे। अगर मान लीजिए इसी में सवाल पूछे परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की थी, तो हम डाल्टन ने की थी, हम पढ़ चुके हैं, है ना। डाल्टन ने की थी, हम पढ़ चुके हैं। अगर बात करते हैं बोर सिद्धांत की तो बोर सिद्धांत की खोज करने वाला और कोई नहीं, निल्स बोर थे। अकेले रहने वाले आदमी मतलब इलेक्ट्रॉनिक निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं, ये बताने वाले व्यक्ति हैं। ये भी जान लीजिए कि ऊर्जा का उत्सर्जन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने पर होता है, ये भी बताने वाले व्यक्ति हैं। और यह सिद्धांत जो है हाइड्रोजन परमाणु पर आधारित है, याद रखिएगा, जो कि बोर सिद्धांत के नाम से जानते हैं। बोर जी किए थे खोज।
अगर और पूछे कि अधिकतम बहुलता सिद्धांत, तो अधिकतम बहुलता सिद्धांत जो है वह है हुन्स, याद रखेंगे। ठीक है, तो अधिकतम बहुलता सिद्धांत जो है हुन्स है। और अगर हम बात करें अनिश्चितता नियम बात करते हैं, अनिश्चितता नियम जो है वो है हाइजेनबर्ग है। क्या है? हाइजेनबर्ग है। क्लोरीन की अगर बात करते हैं तो क्लोरीन का खोज करने वाले और कोई नहीं, शीले हैं। तो क्लोरीन का खोज करने वाले सिले हैं। हाइजेनबर्ग के बारे में अगर थोड़ा-सा बात करें, तो याद रखना है इनके बारे में अगर कुछ समझना है तो आगे तो कुछ पॉइंट समझ जाइए कि अनिश्चितता सिद्धांत नियम जो है क्या है। तो याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक की स्थिति और संवेग को एक साथ सही-सही नहीं जाना जा सकता है, ये बताने वाले थे हाइजेनबर्ग। यह सिद्धांत जो है क्वांटम भौतिक का मूल आधार बताया गया है। कौन-सा सिद्धांत? अनिश्चितता सिद्धांत नियम। क्लियर हो गया? अगर बात कर लीजिए और भी बात करें तो आगे तो ये क्लोरीन की खोज का श्रेय जाता है। क्लोरीन का खोज किसने किया? तो शीले ने किया, ये हम समझ गए। अब हम बात करते हैं थोड़े से और भी खोजकर्ता की बात करें, तो खोजकर्ता में चलते हैं हम रेडियो सक्रियता की बात करते हैं। तो रेडियो सक्रियता की खोज करने वाले और कोई नहीं, हेनरी बेक्वेरेल हैं। तो हेनरी बेक्वेरेल हैं रेडियो सक्रियता की खोज किए थे। याद रखने की बात है। और इसकी खोज जो किया गया था ये 1896 में किया गया था, मतलब 1896 में किया गया था। चलिए, अगर बात करिए समस्थानिक की बात करें, आइसोटॉप की खोज किसने किया? तो शॉर्डी ने किया था। शॉर्डी ने जो है समस्थानिक की खोज किए थे और शॉर्डी ने पाया कि एक ही तत्व के परमाणु भार जो हैं अलग-अलग हो सकते हैं। परमाणु भार अलग-अलग हो सकते हैं, इसमें पाया गया समस्थानिक में। और इसीलिए इसे आइसोटॉप भी कहा जाता है, समस्थानिक को ही आइसोटॉप कहते हैं। और परमाणु संरचना सिद्धांत में महत्वपूर्ण रही है ये समस्थानिक। मतलब यह जो समस्थानिक खोज है, ये परमाणु संरचना जो सिद्धांत है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये, जिसकी खोज करने वाले शॉर्डी जी हैं। समस्थानिक शॉर्डी, स से सॉडिक, श से समस्थानिक, कैसे याद रखेंगे? अगर बात करें भारी जल का, हेवी वाटर की बात करें तो खोज करने वाले और कोई नहीं, यूरे हैं। यूरे जो हैं हेवी वाटर का खोज किए थे और हेवी वाटर में जो है ड्यूटेरियम पाया जाता है, हम जानते हैं D2O हम बोलते हैं ना, ड्यूटेरियम पाया जाता है, भारी जल को ही D2O बोला जाता है, तो ड्यूटेरियम पाया जाता है। इसका प्रयोग पता है परमाणु रिएक्टर में होता है, किसका? हेवी वाटर का, D2O का। हीलियम की खोज करने वाला कौन है बता दीजिए? हीलियम के खोजकर्ता कौन है जी? तो हीलियम के खोजकर्ता लॉकयर हैं। कौन है? लॉकयर जी हैं। हीलियम का खोज की अगर बात करें तो पता है ये हल्की होती है। हीलियम एक निष्क्रिय गैस है, निष्क्रिय है बेचारा, टेंशन नहीं लीजिए, काम बहुत करता है। सूर्य के स्पेक्ट्रम में सबसे पहले हीलियम गैस की पहचान की गई थी और यह पहली गैस थी जो पृथ्वी से पहले सूरज पर खोजी गई थी। मतलब पृथ्वी पर हीलियम है कि नहीं ये नहीं पता था, लेकिन सूरज पे था ये पता था। समझ गए? तो हीलियम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका खोज करने वाले लॉकयर जी थे। ऑक्सीजन की खोज बताइए, ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं बिना ऑक्सीजन का रह नहीं सकते। इसका खोज के अब सोचिए ना, आप ऑक्सीजन हम लेते हैं, ऑक्सीजन बिना रह नहीं सकते और हमको पता ही नहीं कि ऑक्सीजन का खोज किया कौन, ऑक्सीजन जो शब्द है उसका खोज करने वाला कौन है भाई? तो वो है पिस्टेल एवं सीले थे। तो पिस्टेल और सीले ने ही खोज किया था, है ना? और सीले का एक और खोज है, क्लोरीन का भी खोज करने का श्रेय जाता है सीले को। तो पिस्टेल और सीले मिलकर ऑक्सीजन का खोज किए। अब ऑक्सीजन की खोज किए सीले जी, तो आप सोचिए कि दोनों वैज्ञानिकों ने जो है कौन, पिस्टेल और सीले, वो स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन की खोज किए थे। अगर और भी बात करें तो सोडियम की खोज किसने किया? सोडियम की खोज करने वाला डेवी। और सोडियम जो हम जानते हैं चाकू से कट जाता है, खच 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 कट जाएगा। तो कट जाएगा तो सोडियम को खोज करने वाला कोई भी होंगे, डेविड जी। तो डेवी हैं। डेवी जो हैं सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सब की खोज किए थे। तो डेवी का नाम एक ही नहीं है, पोटेशियम का खोज का भी श्रेय जाता है डेवी को ही, सोडियम का भी खोज का श्रेय जाता है डेवी को ही, और यहाँ तक कि कैल्शियम का भी खोज का श्रेय जाएगा डेवी को ही, मैग्नीशियम का भी खोज का जाएगा श्रेय डेवी को ही। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम इस सब का खोज जाएगा डेवी को। क्लियर हो गया? चलिए आगे बात करते हैं रेडियम। रेडियम का खोज करने वाले और कोई नहीं, क्यूरी दंपति थे। क्यूरी दंपति मतलब कि क्यूरी पति पत्नी थे, मैडम क्यूरी और कौन थे बताइए? जो कि रेडियम याद रखिए रेडियो सक्रिय की मदद से ये किए थे, जिसका खोज किए थे बेकरेल ने, ठीक है, रेडियो धार्मिकता का। और उसी की मदद से जो है क्यूरी, मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी दोनों मिलकर किए थे। इसी की मदद से रेडियो सक्रियता की खोज से क्या किए थे? रेडियम की खोज की। थोरियम की बात करते हैं, थोरियम की खोज करने वाला और कोई नहीं, वर्जिलियस हैं, जिसे हम उत्प्रेरण बोलते हैं, उत्प्रेरक बोलते हैं। शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? वर्जिलियस ने ही किया था।
आधुनिक रसायन शास्त्र का पिता भी कहा जाता है। वर्जी लिस को कहा गया है। वर्जी लिस को कहा गया। ठीक है, क्लियर। अगर इसमें और बात कर लें, यूरेनियम की खोज किसने किया जी? तो यूरेनियम की खोज करने का श्रेय जाता है क्ले प्रोथ। यूरेनियम की खोज का श्रेय जाता है क्ले प्रोथ कहा गया है। ब्रोथ और प्रोथ यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्ले ब्रोथ या क्ले प्रोथ, प्रोथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रोथ से ज़्यादा। और अगर पूछे कि यूरेनियम की खोज कब की गई, तो इस धातु की खोज की गई थी 1789 में, मतलब 1789 में की गई थी। और यूरेनियम जो है परमाणु ऊर्जा का प्रमुख एक तरह से स्रोत है, न्यूक्लियर पावर है यूरेनियम के लिए। ठीक है, और इसका उपयोग जो है परमाणु बम व रिएक्टर दोनों में किया जाता है। किसका? यूरेनियम का। परमाणु रिएक्टर बनाना हो या परमाणु बम बनाना हो। प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन की खोज करने का श्रेय जाता है रदरफोर्ड को। नाभिकीय का खोज करने का श्रेय जाता है रदरफोर्ड को। अब मेसॉन की बात करते हैं। मेसॉन के खोजकर्ता कौन है? तो युकावा थे। युकावा हैं। युकावा जो हैं किसकी खोज किए थे? तो मेसॉन का खोज किए थे। इसके लिए पता है नोबेल पुरस्कार भी मिला था। किसके लिए? मेसॉन के लिए। और क्वांटम भौतिक से जुड़ी है। क्वांटम भौतिक से ये जुड़ा हुआ है, क्वांटम फिजिक्स कहिए। कौन जुड़ा हुआ है? मेसॉन, जिसके खोज युकावा किए थे। अब बात करते हैं प्राउस्ट की बात करते हैं। प्राउस्ट ने किस चीज़ की खोज की थी? किस चीज़ की खोज की? तो स्थिर अनुपात नियम का खोज किए। स्थिर अनुपात नियम का खोज किए थे। अगर मैं बात करूं किसी यौगिक में तत्व हमेशा एक निश्चित अनुपात में होता है, ये भी बताया गया है, इसी अनुसार बताया गया है। और H2O, जैसे H2O में H और O का अनुपात है 2:1 का है, ऐसे याद रखिएगा। मतलब ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऐसे याद रखेंगे। तो ये एग्जाम्पल के रूप में है जिसे हम H2O बोलते हैं। चलिए, व्युत्क्रम अनुपात का नियम किसने दिया? तो रिचर्ड ने दिया था। बात करें प्रकाश विद्युत प्रभाव की बात करें, तो प्रकाश विद्युत की खोज करने वाले हेनरिच हार्टेज हैं। कौन है? हार्टेज हैं। ठीक है, हार्टेज हैं। तो हेनरी हार्टेज थे। तो अगर मैं बात करूं प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रो इफेक्ट की बात करेंगे, जिसे हम प्रकाश विद्युत जो है प्रभाव बोलते हैं। तो हेनरिच हार्टेज ने किया था। उन्होंने बताया है, किन्होंने? हेनरिच हार्टेज ने बताया है कि प्रकाश से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। और ये एक बात और बताए हैं कि इसी सिद्धांत पर सौर सेल कार्य करता है। किस पे? प्रकाश विद्युत प्रभाव पे। कौन बताया? हेनरिच हार्टेज ने। उनके नाम पर ही आवर्त की इकाई हार्टेज रखी गई है। तो आवर्त का जो इकाई होता है ना, हार्टेज, एडजेज, इन्हीं के नाम पर रखा गया। हेनरिच हार्टेज के नाम पर ही रखा गया है। आवर्त सारणी का जो नहीं है इकाई। विद्युत संयोजकता का खोज करने वाला कौन है? कौशले हैं। उत्प्रेरणा को ही हम क्या बोलेंगे बताइए? तो उत्प्रेरणा का खोज करने वाले कौन थे? ये थे वर्जीलियस थे। कौन थे? वर्जीलियस जी हैं। और वर्जीलियस ने थोरियम का भी खोज किए थे। उत्प्रेरणा को ही हम बोले थे कैटेलिसिस बोलेंगे। ठीक है, चलिए। हाइड्रोजन का खोज करने का श्रेय बताइए किसको जाता है? तो कैवेंडिश को जाता है। तो हाइड्रोजन का खोज करने वाले कौन थे? कैवेंडिश हैं। किससे जाता है? तो हम बताएंगे कैवेंडिश को जाता है। कैवेंडिश ऐसा हम लोग बोलते हैं याद करने के लिए। कैवेंडिश याद रखिए। कैवेंडिश कबड्डी खेलते हुए हाइड्रोजन का खोज कर दिए। अब ये बताइए कि इसकी खोज कब हुई थी? डेट बताइएगा। अगर बात करें नाइट्रोजन की बात करें, तो नाइट्रोजन का खोजकर्ता कौन है? तो डैनियल रदरफोर्ड हैं। तो डैनियल रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन का खोज किए थे। ये भी इंपॉर्टेंट माना जाता है। ऑर्गन का खोज का श्रेय बताइए किसको जाता है? तो ऑर्गन का खोज करने वाले और कोई नहीं, ये हैं हमारे रैक्जे और रैले। तो रैक्जे और रैले रेल चलाते चलाते ऑर्गन का खोज कर दिए। तो ऑर्गन का खोज का श्रेय जाता है, ऑर्गन का खोज रैक्जे और रैले दोनों गुस्से में इतना रैक्जे रेल पे दौड़े कि ऑर्गन का खोज कर दिए। मैग्नीशियम का खोज का श्रेय किसे जाता है? तो मैग्नीशियम का खोज डेवी ने किया था। कैल्शियम का खोज भी डेवी ने किया। और दो और बताइए जिसका खोज डेवी ने किया था, तो पोटाशियम और सोडियम का खोज का भी श्रेय डेवी को जाता है। और भी श्रेय की बात करें तो इसमें सुन लीजिए अवोगाद्रो की परिकल्पना। ठीक है, अवोगाद्रो, देखिए ड्रो भी बोल सकते हैं, ड्रो भी बोला जाता है, द्रो भी बोला जाता है। इसकी परिकल्पना जो है अवोगाद्रो ने किया था। अवोगाद्रो की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा, ये इन्हीं के नाम पे जो सिद्धांत बना है, परिकल्पना बोलिए या सिद्धांत बोलिए। एक तरह से इनके बारे में अगर थोड़ी जानकारी लें
तो अणु और परमाणु के बीच अंतर स्पष्ट करते हैं, ये सिद्धांत के अनुसार। बॉयल का नियम बताइए क्या है? तो बॉयल का नियम जो है रॉबर्ट बॉयल ने दिया था। बस इतना ही जानना है और कुछ नहीं जानना है। देखिए पोलो नियम की अगर बात करेंगे ना तो हम मैडम क्यूरी को टिक लगाएंगे। किसको टिक लगाएंगे? मैडम क्यूरी को टिक लगा दीजिएगा। मैडम क्यूरी ने पोलो नियम का खोज किया था। और याद रखिए आंशिक दाब का नियम अगर पूछे तो डाल्टन को टिक लगा दीजिएगा। था बात खत्म, क्लियर हो गए। तो पोलिनियम हो गया, रेडियम हो गया, ये सब का खोज का श्रेय जाता है मैडम क्यूरी को और इनके पति पियर क्यूरी को भी जाता है। मैडम क्यूरी ने रेडियोधार्मिकता की खोज की थी, जिसमें हम बताएंगे कि रेडियोधार्मिकता की बात करें तो रेडियो सक्रियता और रेडियोधार्मिकता का हेनरी बेकरे का भी नाम आता है, क्योंकि उन्हीं सिद्धांतों भी काम किए थे। ठीक है ना, तो दोनों को गलत नहीं बता सकते। और ये हमारा अंतिम पड़ाव है और केमिस्ट्री खत्म हो गए। और कैसा लगा ये सिद्धांत, ये पॉइंट जो है बताइएगा। नहीं तो इसी तरह पॉइंट कुछ पॉइंट में हमको लगता है मिस हो गया है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में इसे कवर करेंगे। देखिए चलिए हम बात करते हैं रासायनिक पदार्थ का। रासायनिक पदार्थों, देखिए शुरू करते हैं। रासायनिक पदार्थों के व्यावहारिक नाम और उनके रासायनिक जो है सूत्र, वो बात करेंगे। तो इसमें सूत्र को हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ जो बोलते जाएंगे आप सुनते जाइएगा, आपको याद हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए साधारण नमक, तो साधारण नमक पूछे कि इसका साधारण नमक का दूसरा नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो हम बताएंगे सोडियम क्लोराइड है। अच्छा, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का है, तो हाँ है, ये हम जानते हैं। तो इसका बताइए कि हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो हम बताएंगे खाने का नमक में हम इस्तेमाल करते हैं। शरीर के लिए आवश्यक खनिज है ये, समुद्र जल से हम प्राप्त करते हैं साधारण नमक, इसलिए सोडियम क्लोराइड है। इसका अगर सूत्र बोले तो NaCl बता देना है, यही सिंपल सूत्र है। अगर पूछे बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को हम खाने वाला सोडा, मीठा सोडा है ना, सोडा वाटर भी बोलते हैं। और इसका अगर पूछे बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, तो हम बताएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट बता देंगे। तो सोडियम बाइकार्बोनेट किसका रासायनिक नाम है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम हम जिसे मीठा सोडा भी बोलते हैं, खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। और इसका सूत्र अगर पूछे तो हम बताएंगे NaHCO3 बता देंगे। NaHCO3 किसका सूत्र है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है। और ये किसका रासायनिक नाम है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। अगर वैसे धावन सोडा मतलब है धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है किसका, धोने वाला सोडा को। तो बाइकार्बोनेट लग गया, बाई लग गया तो बेकिंग हो गया, धोने वाला हो गया तो कार्बोनेट हो गया। तो धोने वाला सोडा को सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम पूछते तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बता देना है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बता देना है। इसका उपयोग हम लोग पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या करते हैं, तो अधिक क्षारीय पदार्थ साबुन और कागज उद्योग में हम लोग उपयोग करते हैं। अगर आपसे पूछे सुहाग का अगर पूछे तो सुहाग का रासायनिक नाम अगर पूछे तो बोरेक्स बता देना। देखिए हम बात करते हैं फिटकरी का पूछेगा, फिटकरी का रासायनिक नाम अगर पूछे तो हम बताएंगे पोटाशियम एल्युमिनियम सल्फेट बता देना है। तो फिटकरी का रासायनिक नाम पोटाशियम एल्युमिनियम सल्फेट बता दीजिएगा। इसका अगर पूछे कि इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो पानी शुद्ध करने में और सेविंग करते हैं, जहाँ पे करता है उसको ठीक करने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फिटकरी का इस्तेमाल बहुत जगह पे ऐसा होता है। और अगर इसी तरह हम देखें सोडा का रासायनिक नाम अगर पूछे तो पोटाशियम नाइट्रेट बता देना है। क्या बताना है? पोटाशियम नाइट्रेट बता देना है। तो पोटाशियम नाइट्रेट अगर बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा बारूद और पटाखों के मुख्य घटक में हम इस्तेमाल करते हैं, पोटाशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं। अगर बात कर लेंगे व्यंजन चूर्ण का, तो व्यंजन चूर्ण का रासायनिक नाम अगर पूछे तो ब्लीचिंग पाउडर बता देना है। तो व्यंजक चूर्ण का अगर रासायनिक नाम पूछे तो ब्लीचिंग पाउडर बता देना है। अगर ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल अगर पूछे कि हम लोग कहाँ करते हैं, तो कपड़े को सफ़ेद करने में, पानी में जो कीटाणु होते हैं उसे मारने में काम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अगर उसी तरह हम देखें चूने का पानी का इस्तेमाल करता है, तो चूने का पानी का रासायनिक नाम अगर आपसे पूछे तो बताना है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बता देना है। तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड जो है रासायनिक नाम है चूने पानी का। चूने पानी का रासायनिक नाम है, तो बताइए इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, तो दीवार को पोतने में करते हैं, अम्लों को निष्क्रिय करने में करते हैं, जो अम्ल होते हैं है ना, एसिड को। अगर जिप्सम की बात करेंगे तो जिप्सम का इस्तेमाल हम लोग कैल्शियम सल्फेट हाइड्रोक्साइड में करते हैं। तो कैल्शियम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रोक्साइड बता देंगे। तो कैल्शियम मतलब कैल्शियम सल्फेट हाइड्रोक्साइड किसका रासायनिक नाम है, जिप्सम का है। अगर जिप्सम का इस्तेमाल अगर पूछे कहाँ करेंगे, तो हम सीमेंट में प्रयुक्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में इसका इस्तेमाल करते हैं, मूल पदार्थ है। ठीक है,
और याद रखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस तो खुद है, देखिए यहाँ पे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर मान लीजिए पूछते, क्या पूछते? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम पूछते तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बता देना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर पूछे तो बताना है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बता देना है। और इसका इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का, जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसमें बताइए? तो मूर्ति सीमेंट निर्माण में हम लोग करते हैं। अगर चौक की बात करें, चौक तो आप जानते हैं बच्चे इस्तेमाल करते हैं स्कूलों में। तो चौक का इस्तेमाल अगर बताएं तो चौक का रासायनिक नाम पूछे तो कैल्शियम कार्बोनेट बोलेंगे, है ना? आपसे पूछेगा कि चौक चौक का बताइए रासायनिक नाम, तो हम बताएंगे कैल्शियम कार्बोनेट बता देंगे भाई। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट बता दीजिएगा चौक का। हाँ बता देंगे, क्यों नहीं बताएंगे, इसमें बताने वाली बात तो है ही। अगर बात करें तो इसमें ब्लैक बोर्ड, चौक, एंटासिड टैबलेट, इस सब में उपयोग हम लोग करते हैं। अगर बिना बुझा हुआ चूना, जैसे बिना बुझा हुआ चूना अगर बात करेंगे इसका, तो कैल्शियम ऑक्साइड लगा दीजिएगा। क्या लगाइएगा? कैल्शियम ऑक्साइड लगा देंगे। तो बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड बता देंगे। और इसका इस्तेमाल सीमेंट चूना उद्योग में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर इसी तरह चूना पत्थर का बात करें, चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट बता देंगे। तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम अगर पूछे तो कैल्शियम कार्बोनेट बता दीजिएगा। और ये संगमरमर का मुख्य घटक होता है और निर्माण सामग्री का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट से ही, जिसे हम चूना पत्थर बोलते हैं। संगमरमर का रासायनिक नाम अगर पूछे तो कैल्शियम कार्बोनेट ही बोलेंगे, क्योंकि चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट से ही बनता है। तो संगमरमर भी उसी से जुड़ा हुआ है, तो कैल्शियम कार्बोनेट ही बोलेंगे। अब देखिए नौशादर, नौशादर जो है ये, इसका रासायनिक नाम अगर पूछे तो अमोनिया क्लोराइड बता देना है। अमोनिया क्लोराइड बता देंगे तो याद रखिएगा, ठीक है ना? अमोनिया क्लोराइड बता देना है। तो अमोनिया क्लोराइड जो है नौशादर का रासायनिक सूत्र है अमोनिया क्लोराइड। तो अमोनिया क्लोराइड का नाम क्या है? तो नौशादर के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसका इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि बैटरी में औषधि और खाद्य निर्माण में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर इसी तरह लाफिंग गैस का नाम सुने होंगे, लाफिंग गैस का नाम सुने हैं ना? सुने होंगे, हंसने वाला गैस। उसे में कौन सा रासायनिक नाम है, उसमें कौन सा रसायन मिलाया जाता है? तो नाइट्रेट ऑक्साइड मिलाया जाता है। तो हंसने वाले गैस में नाइट्रस ऑक्साइड मिलाया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? तो हंसने वाली गैस में नाइट्रेट ऑक्साइड मिलाए जाते हैं। और याद रखिएगा इसमें बेहोश होने वाला भी गैस कह सकते हैं, बेहोश के रूप में भी हम लोग करते हैं, या हंसने के लिए कि हंस हंस के बेहोश हो जाइए, ज़्यादा हो गया तो टपक जाइएगा। लाल सिंदूर और रेड लेड, मतलब लाल सिंदूर में और रेड लेड कहिए, मतलब लेड कहिए, शीशा कहिए, है ना? सिंदूर मतलब शीशा, याद रखेंगे। तो लाल सिंदूर का रासायनिक नाम पूछे तो लेड परऑक्साइड होता है, क्योंकि शीशा का मात्रा होता है, तो लेड परऑक्साइड होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अगर आपसे पूछे लाल शीशा लेड परऑक्साइड उसका रासायनिक नाम है, इसका इस्तेमाल पेंट, बैटरी और फायर वर्क्स में प्रयुक्त किया जाता है, मतलब पेंट में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। नमक का अम्ल जो है, नमक का अम्ल का रासायनिक नाम पूछे तो हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बता देंगे। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसका बताएंगे? या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल दीजिए। याद रखेंगे ये नमक का अम्ल का रासायनिक नाम है। धातुओं की सफाई और प्रयोगशाला में हम लोग इसे आम रूप से प्रयोग करते हैं। अगर अम्लराज का रासायनिक नाम पूछे तो हम बताएंगे सांद्र नाइट्रेट ऑक्साइड या नाइट्रेट एसिड बताएंगे, ऑक्साइड बोल रहा हूँ, सॉरी। तो सांद्रण नाइट्रेट अम्ल प्लस सांद्रण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दोनों का मिश्रण होता है, यौगिक होता है अम्लराज का। अगर इसी में पूछे जल गैस का, तो जल गैस का रासायनिक नाम अगर पूछे तो क्या बताना है? तो जल गैस का रासायनिक नाम कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है। जैसे अम्लराज में सांद्रण नाइट्रेट अम्ल का और सांद्रण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण है, उसी तरह जल गैस में भी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है, क्षारीय मिश्रण होता है ये दोनों। अब ऑक्साइड का रासायनिक नाम पूछे तो हाइड्रेट्स एलुमिना बोला जाता है। तो हाइड्रेट्स एलुमिना जो है किसका रासायनिक नाम है? तो ऑक्साइड का रासायनिक नाम है। इसका इस्तेमाल जो है एल्युमिनियम धातु का प्रमुख अयस्क माना जाता है। बॉक्साइट तो है ही, अयस्क ही है। अब शुष्क बर्फ की बात करते हैं। शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होगा, नॉर्मल बात है। ठोस मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होगा, और इसको हम पता है ठंडा करने और खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का, मतलब शुष्क बर्फ का।
है ना? किसी भी चीज़ को ठंडा रखने के लिए। अगर मान लीजिए मैग्नीशियम का रासायनिक नाम पूछे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बता देना है। ब्लैक जिंक की बात करते ही इसका इस्तेमाल जो है, इसका रासायनिक नाम अगर सुन लीजिए तो जिंक सल्फेट बता दीजिएगा। तो ब्लैक जिंक का रासायनिक नाम जिंक सल्फेट बता देना है और इसका इस्तेमाल जो है हम लोग प्रकाश की जो पदार्थ होते हैं या प्रकाश की जो दीप्ति होती है उसमें उपयोग करते हैं। मतलब प्रकाश का हम लोग ल्यूमिनियस में इस्तेमाल करते हैं, याद रखना है। अब इसी में भारी हाइड्रोजन, जिसे भारी हाइड्रोजन बोलते हैं, तो भारी हाइड्रोजन का हम D2 बोलते हैं, ड्यूटेरियम बोलते हैं। तो D2O नहीं बोलेंगे, खाली D2 बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ड्यूटेरियम होता है। तो भारी जल मतलब भारी हाइड्रोजन में आपको ड्यूटेरियम और भारी जल में जिसे D2O बोला जाता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। सूत्र D2O होता है। D अगर हो गया तो ड्यूटेरियम, भारी हाइड्रोजन, टिक लगाइएगा, उसका रासायनिक नाम है। और भारी जल में ड्यूटेरियम ऑक्साइड दोनों होते हैं। ठीक है? चलिए, अगर मान लीजिए सिलिका की बात करते हैं, सिलिका का जो है रासायनिक नाम अगर पूछे तो हम बताएंगे सिलिकॉन ऑक्साइड बता देना है। तो सिलिका का रासायनिक नाम सिलिकॉन ऑक्साइड बता देना है। और मार्स गैस का रासायनिक नाम मीथेन, जिसे हम CH4 बोलते हैं। और सिरका का रासायनिक नाम पूछे, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन होता है, ये हम जानते हैं एसिटिक अम्ल का होता है। एल्कोहल का रासायनिक नाम पूछे तो इथाइल एल्कोहल बता देना है। क्लियर हो गए? चलिए, अगर मान लीजिए सिलिका का सिलिकॉन ऑक्साइड जिसे हम SiO2 बोलते हैं, ऑक्साइड है ना, याद रखना है। तो इस तरह से याद रखिएगा। भारी जल का हम बता चुके हैं D2O, अगर ड्यूटेरियम D हो जाएगा। अगर जिंक सल्फेट का ZnS बता दीजिएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO बता देना है। और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 बता देना है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड होता है शुष्क बर्फ में। ये क्लियर हो गए। और नमक में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl होता है, ये हम जानते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट सूत्र थे, मैं बता दिया और ये हो गए समाप्त। और आपको अब ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इससे ज़्यादा आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन देखने की आवश्यकता नहीं है। इससे ज़्यादा दुनिया में कोई क्वेश्चन नहीं पड़ेगा सब्जेक्ट वाइज अगर आप देख के जाते हैं तो। मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, पॉलिटिकल, केमिस्ट्री ये सारे सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट पढ़ा चुका हूँ। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। और इसे ऐड करके महामैराथन भी दे चुका हूँ, जिसे BPSC 2025 एग्जाम करके दिया हुआ है। तो सभी एग्जाम के लिए है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।